चलो बेटा किताब निकालो, जहाँ तक पढ़ लिया वहाँ तक एक बार रिवाइज करो। हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था चैप्टर में, और मैंने आपको कल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा दिया है, और हम लोग आज पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। चलो बेटा सबको बुलाओ। नमस्ते सर। तो कल हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम स्टार्ट किया था। मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया था? मैंने आप लोगों को ये बताया है अभी तक कि ह्यूमंस में जो होता है वो कौन सा रिप्रोडक्शन होता है बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा होता है? सेक्सुअल। यानी कि सेक्सुअल का मतलब होता है जहाँ पे मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स का क्या होता है? फ्यूजन होता है। यानी कि मेल बनाता है मेल गैमीट्स और फीमेल बनाती है फीमेल गैमीट्स, और उनका क्या होता है? फ्यूजन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे मैंने ये बताया था कि वेरिएशन होता है, जो बच्चे होते हैं यानी कि प्रोजेनी होते हैं उनमें क्या होते हैं? वेरिएशन होते हैं। वेरिएशन क्यों होते हैं आपको पता है? हैप्लॉइड सेल पापा का होता है, हैप्लॉइड सेल मम्मी का होता है, तो डिप्लॉइड सेल बनता है, और उसमें डिप्लॉइड सेल बनेगा तो वेरिएशन होंगे होंगे। ये अच्छा भी होता है जिससे इवोल्यूशन हो जाए ना, इसीलिए। और अगर हम बात करें तो मैंने कल आपको बताया था कि अगर हम देखें तो टोटल पहले क्या होता है बेटा, एक बार हम समझ सकते हैं। मैंने कहा था इवेंट कौन कौन से होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे पहला मैंने क्या बताया था बेटा? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इसमें क्या होते हैं? गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। रुक कहां जा रहे हो? मेल बनाता है मेल गैमीट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? स्पर्म। और आपको पता होना चाहिए स्पर्म बोलते हैं। और दूसरा मैंने आपको बताया था ये कहाँ बनते हैं? टेस्टिस में। कहाँ बनते हैं? टेस्टिस में बनते हैं। इसीलिए टेस्टिस को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है। दूसरा मैंने कहा था ओवरी, यानी कि फीमेल गैमीट जो होता है वो कहाँ बनता है? उसको क्या बोलते हैं? ओवम, या मैं बोल सकता हूँ एग। और ये कहाँ बनता है? ओवरी में। तो हम ओवरी को भी बोल सकते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है? गैमेटोजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। ये हो गया। दूसरा मैंने कहा था गैमेटोजेनेसिस के बाद बेटा क्या होता है? इंसेमिनेशन। और इंसेमिनेशन का सिंपल सा मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ सीमेन इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यानी कि फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफर करना किसका? गैमीट्स का। ट्रांसफर ऑफ सीमेन। ठीक है। सीमेन का ट्रांसफर करना क्या कहलाता है? इंसेमिनेशन। तीसरा आप लोग बताओ, जब सीमेन ट्रांसफर हो गया तो क्या होगा फिर? फर्टिलाइजेशन। तो तीसरा होता है फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। फ्यूजन ऑफ
मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है, फ्यूजन हो गया। आप लोग बोलो मत। इसके बाद क्या होता है, फ्यूजन के बाद आपको बताया इम्प्लांटेशन होता है। क्या होता है, क्योंकि जो एग फर्टिलाइज होता है वो होता है फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजन में, और उसके बाद उसको कहाँ आना तक पड़ता है, यूट्रस में, और यूट्रस की बॉल से अटैच होने को क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट किससे, यूट्राइन बॉल से, उसे बोलते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है। अब यूट्रस की बॉल से अटैच हो गया ब्लास्टोसिस्ट, इसके बाद क्या होगा, जेस्टेशन पीरियड होगा, मतलब होगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो हम 5 स्टेज में बोल सकते हैं, ये पीरियड होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और जो होता है 9 मंथ तक, कब तक होता है, 9 मंथ तक होता है। और लास्ट में जो होता है वो होता है 6 नंबर पे पार्ट्यूरेशन, और इसको क्या बोलते हैं, चाइल्ड बर्थ, यानी कि डिलीवरी ऑफ बेबी या चाइल्ड बर्थ। तो ये इतने इवेंट होते हैं जो एक फॉलो होते हैं एक के बाद एक, और किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसमें तुम्हारा मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं इंसेमिनेशन तक, और इसके बाद ओनली फीमेल के अंदर इवेंट होते हैं, ठीक है। इनको हम लोग बोल सकते हैं, इन वालों को बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, इनको बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, क्लियर। तो हम लोगों ने कल मेल के बारे में पढ़ा था, मैंने क्या क्या बताया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने कल आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में समझाया था। तो मैंने क्या कहा था बेटा, मैंने कहा था कि मेल के पास 1 पेयर टेस्टिस होते हैं, सही है। इसके बाद मैंने कहा था टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, जो कितने होते हैं, 250 से 300। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, जो होती हैं 1 से 3, हाईली कॉइल्ड होती हैं, जिसका लेंथ लगभग होता है 70 सेंटीमीटर। और आप लोग सोचो 300 कंपार्टमेंट है एक टेस्टिस के अंदर, और उसमें 1 से 3 क्या है, हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। इसके बाद मैंने कहा था सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के इनर साइड में 2 टाइप की सेल होती हैं, एक होती है तुम्हारी स्पर्मेटोगोनिया और दूसरी होती है सर्टोली सेल। तो मैं बोल सकता हूं स्पर्मेटोगोनिया में म्यूसिस होता है, तो क्या बनता है, स्पर्म। सर्टोली सेल क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, किसके लिए, स्पर्म के लिए। और मैंने कहा था आउटर साइड में एक टाइप की सेल होती है, इन्हें बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल या बोलते हैं लीडिंग सेल। और इंटरस्टिशियल सेल क्या करती हैं, एक हार्मोन का प्रोडक्शन करती हैं, जिसे बोलते हैं हम लोग टेस्टोस्टेरोन, यानी कि मेल सेक्स हार्मोन। ये पढ़ा था हम लोगों ने। दूसरा मैंने कहा था आप लोग ये ध्यान रखना बेटा, पाथ ऑफ स्पर्म, स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, उसका ट्रांसफर कैसे कैसे होता है, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने कहा था सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से सबसे पहला क्या होता है, रेटिटेस्टिस, फिर दूसरा बासा इफ्रेंसिया, फिर बास एपिडाइमस, और उसके बाद होता है बास डिफरेंस, और लास्ट में आपको बताया यूरिनरी ग्लैंड, यूरिनरी ब्लेडर से आता है डक्ट, से बोलते हैं यूरेथ्रा। वो कॉमन ओपनिंग होती है यूरिन प्लस सीमेन की, और जो इजैकुलेटरी डक्ट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा की ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। कल हम लोगों ने ये बात कर ली थी। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि 3 ये पाथ ऑफ स्पर्म, ध्यान रखना, पहले क्या था, रेटिटेस्टिस, इसके बाद बासा इफ्रेंसिया, इसके बाद एपिडाइमस, इसके बाद बास डिफरेंस, और इसके बाद यूरेथ्रा, सही है। यूरेथ्रा कॉमन ओपनिंग होता है यूरिन प्लस सीमेन के लिए। दूसरा बेटा मैंने आपको ये बताया था, मैंने कहा था 3 टाइप की ग्लैंड्स होती हैं, एक होती है तुम्हारी सेमनीफेरस सेमिनल वेसिकल, दूसरा होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरी होती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। स्पर्म एक टाइप का सेल होता है जिसे हम गैमीट बोलते हैं। सीमेन का मतलब होता है इन तीनों ग्लैंड्स का फ्लूइड जब मिल जाता है इस स्पर्म के साथ, कलेक्टिवली बोलते हैं उसको सीमेन। समझ गए इतनी कहानी, यहां तक आपको क्लियर है बिल्कुल। तो एक पढ़ने के लिए बचा था क्या कल, हमने कहां तक पढ़ लिया था। दूसरा मैंने कहा था बेटा टेस्टिस किसमें होते हैं, स्क्रोटम में होते हैं। स्क्रोटम में क्यों होते हैं, ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये इसीलिए होते हैं जिससे कि एक टेम्परेचर को मेंटेन कर पाए, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर क्या चाहिए, कम चाहिए, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया सब लोगों को।
हम लोगों ने रीड कहाँ तक कर लिया किताब में बताओ? मेरे बुक में पढ़ा है। अगर हम देखो चलो बाद में रीड करते रहेंगे। हालांकि अब हम लोग बात करते हैं किसकी? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। करें तो देखो अगर हम यहाँ पे देखें बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो फीमेल के पास क्या क्या होता है बताओ? वन पेयर ओवरी होती है, एक यूट्रस होता है, इसके बाद अगर हम बात करें तो क्या होता है? सर्विक्स होता है, वजाइना होता है। तो ये सब को मिला के हम लोग बोलते हैं क्या? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखते हैं कैसा है, एक डायग्राम में बना रहा हूं छोटा सा। बेटा आपको बोलो मत खाली कर। देखो अगर यहाँ पे हम बात करें तो आपको बताए इनके पास जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें क्या होते हैं? वन पेयर ओवरी होती है। क्या होती है? तो ये कौन सा पार्ट है बेटा? ओवरी है। बात कर, ये ओवरी हो गया। तो ये वन पेयर होता है ओवरी। एक होता है पार्ट कॉर्टेक्स और एक होता है मेडुला। बीच वाले को बोलते हैं मेडुला और आउटर साइड क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। मेडुला वाले पार्ट में क्या होता है? ब्लड वेसल्स होता है, ब्लड होता है, और जो कॉर्टेक्स जो होता है वहां पे क्या होता है? एग डेवलप होता है। ठीक है, हम बात करेंगे। दूसरा अगर हम बात करें तो आपको बताएं ये जो है इसके तीन पार्ट होते हैं, इसे बोलते हैं। बेटा बात कौन कर रहा है? पीछे बातें कर रहे हैं, बोलो मत। इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। बेटा फैलोपियन ट्यूब के तीन पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? तीन। पहला होता है, देखो ये वाला होता है एम्पला। क्या होता है? और ये वाला कौन सा होता है? इस्थमस। और इसको क्या बोलते हैं? इनफंटिबुलम। और इन तीनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। या इसको बोलते हैं ओविडक्ट। क्या बोलते हैं? तो ये वाला तुम्हारा हो गया और इसको हम फैलोपियन ट्यूब बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं ओविडक्ट। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये क्या होता है बेटा? यूट्रस। क्या होता है? ये यूट्रस होता है। और ये मैं बोल सकता हूं इसके बाद तीन मेम्ब्रेन होती है। कितनी होती है? तीन। ये वाली कौन सी होती है? मायोमेट्रियम। इसके बाद ये वाली और इस वाली क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। मैंने उल्टा नहीं बता दिया? ये वाली होती है ना एंडोमेट्रियम। फिर और फिर होती है, अब देखो इतना बात समझ गए। इसके बाद अगर हम देखें तो ये क्या होता है बेटा? ये होता है सर्विक्स। क्या होता है? ये वाला रीजन होता है सर्विक्स। और ये क्या होता है? वजाइना। और ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं? बट क्या? तो ये पार्ट होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। मैंने क्या क्या देखा?
मैंने देखा कि 1 पेयर ओवरी होता है जहां पे एग डेवलप होता है, 1 मंथ एक ओवरी से, दूसरे मंथ दूसरे ओवरी से। आपको पता होगा फीमेल्स में 1 मंथ में 1 एग रिलीज होता है, एक डेवलप होता है, और उसके बाद जाके वो क्या होता है 1 मंथ में 1। तो 2 ओवरी हो गई, ऐसे 2 क्या होंगे फैलोपियन ट्यूब, क्योंकि आपको पता है यहाँ से एग क्या होता है कलेक्ट होता है और यहाँ पे आके आता है, और यहाँ आने के बाद अगर स्पर्म आते हैं तो क्या होता है फर्टिलाइज होता है। और दूसरा इसके थ्रू कहाँ होता है फिर, अगर ये तो साइकिल चेंज होता है बताऊंगा आपको। एंडोमेट्रियम क्या होता है, ये हर मंथ बनता है, हर मंथ क्या होता है ब्रेक डाउन होता है। ऐसे ही हम बात करेंगे कि ये यूट्रस होता है जहाँ एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है बच्चे का, यानी कि पूरा 9 मंथ तक बच्चा डेवलपमेंट होता है। इसके बाद सर्विक्स क्या होता है, ये सर्विक्स यहाँ पे बोलते हैं हम लोग बर्थ कैनाल बोलते हैं, सर्विक्स और वजाना को मिला के। और इसके बाद ये क्या आउटर साइड में क्या होता है वजाइना होता है। इतना समझ गए आप लोग? किसी को लिखना है देखो isthmus, ISTHMUS। एक हम लोग बातें कर रहे थे ना, किसी बातें कर रहे हैं। कहाँ से लेके फ्री मिल जाएगा? अरे कराने में लगता है 5,000 रुपये वाला जाता है। हो गए? कल भी आया था शादी में यहाँ पे? कौन आया था यहाँ? 700 800 शादियाँ होती हैं। 500 नहीं
अब 15 को कब पानी की कमी पड़ गई, कब पानी की कमी पड़ गई तो लड्डू कम पड़ गए। सर आपको बता रहे हो ऐसा पेपर में सर मैंने पेपर में पढ़ा। इस बार लोगों का गत्ता रखेगा सारे। मैं नहीं आता। अरे वो इतनी भीड़ में काम मैं नहीं आ पाता हूँ, भीड़ बहुत थी यहाँ पे ना। हो गए। तो बेटा हम लोगों ने क्या क्या आगे पढ़ा, हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे देखो एक यूट्रस है, 1 पेयर फैलोपियन ट्यूब है, इसके बाद 1 पेयर ओवरी है, इसके बाद क्या है सर्विक्स हो गया और क्या हो गया वजाइना। इसको एक्सटर्नल जेनिटलिया बोलते हैं। अब अगर हम आउटर साइड से देखें वजाइना को तो कैसा होता है, देखो क्या क्या होता है, सुन लो आप लोग बेटा। पहला जो फोल्ड होता है उसे क्या बोलते हैं, लेविया मेजोरा। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेविया मेजोरा। और बेटा इसके बाद एक अंदर फोल्ड होता है उसे क्या बोलते हैं, ऐसे अंदर वाले फोल्ड को बोलते हैं लेविया माइनोरा। इसके बाद यहाँ पे फैली टिश्यू होता है जहाँ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे बोलते हैं मॉन्स प्यूरिस। और यहाँ पे फिंगर लाइक सेंसिटिव स्ट्रक्चर होता है, इसे बोलते हैं क्लिटोरिस। ये होता है एज लाइक ग्लैंस पेनिस। सही है, ये सेंसिटिव पार्ट होता है। दूसरा अगर हम बात करें बेटा, एक होती है यूरेथ्रल ओपनिंग और एक होती है वाजाइनल ओपनिंग। कौन सी होती है, सही। ये पार्ट होते हैं कुछ जो हम बाहर से देखते हैं, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया उसके पार्ट होते हैं, ठीक है। लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा, यूरेथ्रल ओपनिंग और वाजाइनल ओपनिंग। एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे बोलते हैं क्लिटोरिस, जो सेंसिटिव पार्ट होता है किसी फीमेल का, ठीक है, एज लाइक ग्लैंस पेनिस। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये पार्ट होते हैं मॉन्स प्यूरिस स्ट्रक्चर होता है, यानी कि फैटी टिश्यू होता है। तो क्लियर हुआ ये, तो हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है, किताब से पढ़ लेते हैं। कल मेल का भी थोड़ा पार्ट बचा था, आज फीमेल का भी, ठीक है। लिखो तो लिखो दीजिए।
क्या हुआ बताओ तो, क्या समझ नहीं आ रहा बताओ। पता नहीं मैं तो जल्दी लिखता हूँ उससे चक्कर से रह जाता है। चलो सही से लिख रहा हूँ, क्या क्या समझ नहीं आता। इसको एक तो इस पे मार्क, ये पेन है जो इतनी तेज स्मूथ ही चलता है ना कि तुम हल्के से लिख ही नहीं पाओगे, ये प्रॉब्लम है। आप लिख के देखना। हाँ थोड़ा राइटिंग का इफेक्ट होता है। आपको तो राइटिंग से मतलब नहीं है, आपको नीट देना है खाली। कौन सा लिखना है, कौन सा लिखा हुआ होगा ऑप्शन टिक करके। बेटा ये बताओ, ये लिख लिया आप लोगों ने? अब हम लोग एनसीईआरटी पे आते हैं, ठीक है? सर डॉक्टर ऐसा लिखता क्यों है? पहले इतना लिख चुका होता है इसका मन नहीं। जल्दीबाजी में ना ये सब होता है। नहीं जल्दीबाजी में। वो सारे स्क्रीन पे ही डॉक्टरों को भी दवाई के नाम पूरे याद नहीं होते हैं। ऐसा कुछ नहीं, याद होते हैं। वो साफ साफ लिख के किसे दिखाएंगे भाई? उन्हें पता है मेडिकल में जाना है, मेडिकल समझ जाएगा इससे। अगर मेडिकल वाला नहीं समझता है सर, हैं? अदर वाला नहीं समझता है। हाँ भाई तो मैं कह रहा हूँ ना, जिसका मेडिकल वाला होगा वो समझ जाएगा। समझेगा, अदर वाला नहीं समझेगा। हेलो चलो यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब देखो हमने क्या देखा अभी तक, मैंने क्या क्या बताया आपको। पहले बताया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, बेटा बोल कर आप लोग। उसके बाद बताया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मैंने कहा वन पेयर ओवरी होती है, यूट्रस होता है, फैलोपियन ट्यूब होता है, सही है। इसके बाद सर्विक्स होता है, वजाइना होता है। सर्विक्स और वजाइना को मिला के हम लोग बोलते हैं बर्थ कैनाल। इसके बाद यूट्रस में आपको बताया किसी भी बच्चे का डेवलपमेंट होता है। और हम बात करें तो ओवरी में क्या होता है, यानी कि यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होता है, यानी डेवलपमेंट होता है। ये कहानी हम पूरी समझेंगे। अभी तो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, उस पर मैं ये भी समझाऊंगा आपको कि एग डेवलप कैसे होता है। अभी हम पढ़ाऊंगा oogenesis, तो हम लोग उसमें समझेंगे कि फॉलिकल डेवलप मेल और फीमेल में बहुत अलग कहानी होती है। मेल में आपको पता है 12 से 13 साल की एज में जब टेस्टोस्टेरोन बनने लगता है किसी मेल्स में, तो उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता है। फीमेल में बेटा प्राइमरी जो oocyte होते हैं वो किसी भी लड़की के जन्म से पहले ही बन जाते हैं उसकी ओवरी में। बस वो 12-13 साल तक वेट होता है कि कब LHFS एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेशन हो और कब वो डेवलप होना स्टार्ट हो। आपको ये भी पता होगा कि एक मंथ में एक एग रिलीज होता है फीमेल्स में, और मेल्स में मिलियंस ऑफ स्पर्म बनते हैं। दूसरा, मेल्स में स्पर्म टिल डेथ तक, यानी जब तक किसी मेल की डेथ नहीं होती तब तक बनते रहते हैं। लेकिन फीमेल्स में लगभग 45 या 50 इयर्स की एज तक एग डेवलपमेंट होता है। उसके बाद क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो हम लोग ये भी समझेंगे, तो इस चैप्टर में हम सब पढ़ेंगे जितना भी है, ठीक है। तो पहले हम लोग ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में किताब में क्या क्या लिखा हुआ वो पढ़ लेते हैं। हालांकि मैंने कल आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में सब कुछ बता दिया था, ऐसे ही आज हम लोगों ने फीमेल के बारे में देख लिया और हम लोग पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी निकालो और लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने कल कहाँ तक पढ़ लिया था बेटा बताओ? ये सब पढ़ लिया था? नहीं पढ़ा था। नहीं पढ़ा था? यहाँ तक पढ़ा था क्या? हैं? अरे एक आदमी बताओ, यहाँ तो ना मुझे यही लग रहा है। चलो ठीक है, सब यहाँ समझा देना, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग बताओ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में क्या क्या हमने बताया, अभी आपको पता होगा। कह रहा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या आएगा, वन पेयर टेस्टिस आएंगे, एसेरी डक्ट आएंगी, ग्लैंड्स आएंगी और एक्सटर्नल जेनिटलिया आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो
कह रहा है टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। जिसमें टेस्टिस होते हैं उसको बोलते हैं स्क्रोटम। अगर आपसे कोई कहे कि बताओ स्क्रोटम में क्यों होते हैं, तो मैंने कहा टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। इसीलिए स्क्रोटम की मसल्स भी ऐसी होती हैं कि वो स्ट्रेच हो सके या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो सके, ठीक है, इस टाइप से। जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो साइज स्क्रोटम का बड़ा हो जाता है, और जब टेम्परेचर कम होता है तो छोटा हो जाता है। इसके बाद क्या रहता है? स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर। ये क्या करता है? लो टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। कह रहा है ऑफ द टेस्टिस 2 से 2.5 डिग्री लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। इसीलिए मैंने कहा था जो पर्सन होता है अगर बहुत ज्यादा हीट वाली जगह पे वर्क कर रहा है हमेशा, तो उसमें स्पर्म काउंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगर किसी में स्पर्म काउंट 100 मिलियन से कम है एक बार में, तो उसका मतलब वो एग को फर्टिलाइज करने में कैसा रहता है? कर नहीं पाता है फर्टाइल, ठीक है। हालांकि स्पर्म एक ही चाहिए होता है, लेकिन वहां पे एक स्पर्म को पहुंचने के लिए 100 से 300 मिलियन स्पर्म चाहिए होते हैं। तो ऐसे ही स्पर्म काउंट दूसरा मैंने कल आपको बताया था, एक बताया था कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उससे पहले उसके जो टेस्टिस होते हैं वो कहाँ होते हैं? एब्डोमिनल कैविटी में। जब वो जन्म ले लेता है उसके बाद वो आते हैं किसमें? स्क्रोटम में। दूसरा समझ गए चीजें? तो कल आपको बताई थी मैंने। कह रहा है नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये टेम्परेचर कम कर चाहिए जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस हो पाए। कह रहा है इन अडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप विद इन अ लेंथ इज अबाउट 4 से 5 सेंटीमीटर का लेंथ होता है, एंड विड्थ कितना होता है? 2 से 3 सेंटीमीटर का। और कह रहा है टेस्टिस कवर्ड बाय ए डेंस कवरिंग। ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट होते हैं, जिसे बोलते हैं टेस्टिकुलर। तो मैंने कहा पहले तो आप लोग ये ध्यान रखना कि ये देखो, यहाँ पे देखो, ये बेटा क्या है? ये टेस्टिस है, इसका सेक्शन कटा हुआ है। इसमें क्या है? ये क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं। इसके बाद इसके अंदर क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होता है उसके अंदर क्या होता है? इनर साइड में 2 टाइप के सेल होते हैं, आउटर साइड में 1 टाइप के सेल होते हैं। इनर साइड में 2 टाइप के सेल कौन से होते हैं? एक होता है तुम्हारा सर्टोली सेल और एक होते हैं स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। और आउटर साइड में कौन से होते हैं? इंटरस्टिशियल सेल या फिर बोलते हैं लीडिंग सेल, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पे ये कह रहा है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। ईच लोब्यूल्स कंटेन 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। क्या होती हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। और कह रहा है बेटा इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस। यहाँ से क्या होते हैं? स्पर्म का प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि इनके पास होती है कौन सेल? स्पर्मेटोगोनिया। कह रहा है ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइन ऑन इट्स इनसाइड। ये भी ध्यान रखना, इनसाइड और आउटसाइड। देखो यहाँ कह रहा है बेटा इनसाइड बाय 2 टाइप ऑफ सेल, जिसे बोलते हैं मेल जर्म सेल यानी कि स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरी कौन सी होती है? सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल कौन सी है? स्पर्मेटोगोनिया। उनमें क्या होगा? म्यूसिस होगा, और फाइनली क्या बनेगा? स्पर्म। क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा। मतलब स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनते हैं? स्पर्म बनते हैं। अभी मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा कैसे बनते हैं। ऐसे नहीं बनते खाली म्यूसिस हुआ स्पर्म बन गए। पहले माइटोसिस होता है, उसके बाद म्यूसिस फर्स्ट होता है, उसके बाद म्यूसिस सेकंड होता है। तो हम वो बात करेंगे। अगले क्या है? व्हाइल सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। अब ये क्या कर रहा है? ये जो जर्म सेल है उनको क्या कर रहा है? न्यूट्रिशन दे रहा है। कौन? सर्टोली सेल। और कह रहा है द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। और उसमें कौन सेल होते हैं बेटा? ब्लड वेसल्स होते हैं, और साथ में होते हैं इंटरस्टिशियल सेल। ये इनको हम लोग दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? लीडिंग सेल। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। कह रहा है लीडिंग सेल सिंथेसिस एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन। और कह रहा है अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट। तो यहाँ पे एंड्रोजन मतलब क्या है? टेस्टोस्टेरोन, जैसे बोलते हैं मेल सेक्स हार्मोन। तो आपने देख लिया मेल जर्म सेल कौन सी है? स्पर्मेटोगोनिया, जिसमें म्यूसिस हुआ, क्या बन गया? स्पर्म बन गया। सर्टोली सेल क्या कर रही है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है। तीसरा इंटरस्टिशियल क्या बना रही है? हार्मोन, और जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल हार्मोन, या बोल सकते हैं हम लोग वो सॉरी एंड्रोजन, या मैं बोल सकता हूँ टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? चलो अगले देखते हैं। अब बेटा कह रहे हैं मेल सेक्स एसेसरी डक्ट। डक्ट का कौन कौन बनाता है? देखो इंक्लूड, इसमें पहले क्या आएगा? रेडिटेस्टिस, दूसरे नंबर पे बासा एफ्रेंसिया, तीसरे पे एपिडिडाइमस, और चौथे पे बास डिफरेंस, और लास्ट में यूरेथ्रा। ये सीक्वेंस बहुत बार पूछा जाता है। या तो पूछ लेगा पाथ ऑफ स्पर्म, या पूछ लेगा कि बताओ क्या सही क्रम में है, मतलब किसका सही एक सीक्वेंस है, तो वो हमेशा पूछता है क्वेश्चन।
और बच्चे हमेशा फंस जाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, ये भी कंफर्म कर रहा हूँ मैं। अगर इस स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आया तो कहाँ से आएगा, यहाँ से। सीक्वेंस ही पूछेगा हमेशा। कह रहा है सेमिनिफरस ट्यूबुल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वास डिफरेंशिया, फिर वो किससे, रेटी टेस्टिस से। और कह रहा था वासा डिफरेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडर्मिस, किसमें ओपन होता है। और कह रहा है लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस द एपिडर्मिस लीड टू वास डिफरेंस, ये किसको लीड करता है, वास डिफरेंस को। और कह रहा है दैट असेंड टू द एब्डोमेन एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, इट रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज द इजैकुलेटरी। तो इजैकुलेटरी का डक्ट को कौन सी है बेटा, यूरेथ्रा। इजैकुलेशन जानते हो तो क्या होता है, रिलीज ऑफ सीमेन या स्पर्म, उसको क्या बोलते हैं, इजैकुलेशन बोलते हैं। और अगर जो इजैकुलेट कर रही है सीमेन को, उसे बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। कह रहा है these duct store and transport of the sperm from the testis to the outside through urethra। और कह रहा था यूरेथ्रा originate from the urinary bladder and extend through the penis to its external opening, इसे क्या बोलते हैं, मीटस। ये कॉमन ओपनिंग होता है। यूरिन ऑपुलस फीमेल का, फीमेल में अलग अलग ओपनिंग होता है, लेकिन मेल में क्या होता है, कॉमन ओपनिंग होता है, जिसे बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। आपको इस चैप्टर में कोई भी हिंदी पूछना हो उससे तो पूछ सकते हो, ऐसा नहीं कि सर क्यों पूछे खाली, ठीक है। लेकिन जिसकी ना बताओ आराम से समझ सकते हो। अब जैसे आपको एजुकेशन नहीं पता है तो आप पूछो मुझसे ये क्या होता है, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। हाँ मैंने क्या कहा बेटा, पूछ सकते हो। और मैं आपको रिलेटिव बताऊं, यहाँ से बच्चे पता नहीं क्यों अजीब अजीब हरकतें करते हैं। देखा जाते चाहिए भी हमारे बायो का पार्ट है और कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप समझ सकते हो। मैंने आपको कहा भी था, मैंने आपको कहा भी था कि जितनी ये लड़कियां हैं इनके लिए सबसे ज्यादा अच्छा जो अगला फील्ड है वो कौन सा है, गायनेकोलॉजिस्ट। क्योंकि पता है बहुत ज्यादा रुपया है इस फील्ड में और इसका वैल्यू लगातार बढ़ रहा है। आने वाले टाइम में ऐसा कोई फीमेल ही नहीं होगा जो फर्टाइल हो डॉक्टर से सलाह के बिना हो जाए, उसे डॉक्टर से सलाह लेनी ही पड़ेगी। और एक बार कोई फीमेल मतलब डॉक्टर के पास चला जाता है, फिर डॉक्टर उससे एक साल तक कांटेक्ट में आ जाता है। पहले बुलाएगा फर्स्ट मंथ में, ये बता देगा बच्चे घर का काम है, कुछ ना कुछ बता ही देगा। उसके बाद दवाई खिलाएगा, फिर ऑपरेशन करवाएगा अपने हॉस्पिटल में, नहीं सर, फिर क्या है, ब्रेड का ब्रेड सुनो, हाँ वो सब करवाएगा। इसके बाद नर्सरी भी खोल लो, वहाँ बच्चे को रखो 2 मंथ आराम से। फिर बच्चा जब तक 5 साल का ना हो जाए तब तक उसकी दवाई चलेगी। और मुझे लगता है ये फील्ड पहले आज से 5-10 साल पहले बहुत बेकार था और इसमें आदमी रुपए भी बहुत कोशिश देता है आराम से करने। उसे पता होता है कि भाई बच्चा हो रहा है, कौन चाहेगा। अब किसी का हाथ टूट जाए तो मुश्किल से देगा रुपए, क्योंकि उसे पता है हड्डी की डॉक्टर है ये। गहने को इसको आराम देते हैं रुपए, इतना वो पहले देते हैं क्योंकि हर कोई चाहता है बच्चा हो जाए हमारे। तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट फील्ड है और सबसे ज्यादा यूजेबल आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा ये वैल्यूएबल होगा। क्योंकि पता है, क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में कोई ऐसा फीमेल ही नहीं होगा जो विदाउट डॉक्टर के परामर्श के प्रेग्नेंट हो पाए। आज से 10 साल पहले मुझे लगता है कि बच्चा हो जाता था तब भी कोई हॉस्पिटल नहीं जाता था, हॉस्पिटल नहीं जाते थे, घर में बच्चा हो गया, सही है, और घर में बच्चा बड़ा भी हो गया, कोई दिक्कत भी नहीं उसको। लेकिन आज मैंने देखा है कि खाली फर्टाइल होने के लिए डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ती है, क्योंकि आजकल इतने ज्यादा हम लोग मतलब अनहाइजीनिक तरीका से रह रहे हैं, हम लोग इतने बेकार टाइप के प्रोडक्ट खा रहे हैं, पूरा अपना हार्मोन सिस्टम हमने हिला दिया है, तो क्या करें, प्रॉब्लम तो होगी। और आपको बताया बेटा कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है चाहे मेल का हुआ फीमेल का हुआ टोटली किसके ऊपर डिपेंड करता है, हार्मोन्स, समझ गए। और ये किडनी नहीं है कि नेफ्रॉन फिल्टर करते हो, क्या दिक्कत है, ये हार्मोन से होता है। और आप लोग मतलब आज की जनरेशन है हार्मोन इतने डिसबैलेंस कर लेते हैं फर्टाइल होने से पहले ही कि जब फर्टाइल होने का टाइम डेट आता है तक बॉडी खुद नहीं बता होता कौन कौन से हार्मोन सिक्रेशन किस टाइम करना है, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें आने वाली फ्यूचर में हैं और मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग खुद देखोगे आज से 20 साल बाद देखना, ये जो हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, ये ऐसे नॉर्मल हो जाएगा जैसे कि कुछ भी बच्चा करना है, चलो वहीं चलना है। हकीकत बात है ये ना भाई, आने वाली जनरेशन ऐसी आ रही, क्या करोगे आज बताओ, आप लोग बताओ, अगर आपको हंसी आ रही है, अगर ये बात कोई 20 साल पहले कहता,
मुश्किल से 20 साल बाद। क्यों? क्योंकि मेल में स्पर्म काउंट कम होगा, फीमेल का एग रिलीज नहीं होगा। क्या करोगे बताओ? इस टाइम मेल में मुझे लगता है चेकअप करवाया जाए ना, तो जो शादी हो रही है इनमें 30% में कम से स्पर्म काउंट कम निकलेगा, क्योंकि इतने हालात गिर गए ना। आपको पता है क्या क्या, तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें सामने आने वाली भाई। और एक बात और बताऊं आपको, ये सब नॉलेज आपको होनी चाहिए। एक आप लोग आने वाले टाइम के आप लोग ही सबको बताओगे कि कैसे क्या कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बेटा ये नॉलेज सब पता नहीं क्यों बचते हैं। और मुझे लगता है ये मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ आपके लिए, मैथ वालों के लिए, जितने भी साइटें हैं सबको ये चैप्टर होना चाहिए। गांव में जाके टीवी पे दिखाना चाहिए कि कैसे करके क्या होता है, समझ रहे हो? जो पॉपुलेशन बढ़ रही है ज्यादा, कंट्रोल ऐसे होगी अगर हर फील्ड हर वो करते क्या है, वो जो गांव में डॉक्टर होती है, आपको बताओ आशा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, होती है ना, जिम्मेदारी उनकी होती है गार्जियन, लेकिन वो जिम्मेदारी कुछ नहीं करते। वो क्या करते हैं, खाली बच्चे पैदा करवाते हैं कि तुम ज्यादा करो इनाम मिलेगा। दूसरा क्या होता है, एक उनकी जिम्मेदारी होती है गांव में कैसे बच्चे कम हो, कैसे अगर हम उसको सुधार दें इस एरिया को। मुझे लगता है सरकार जितने स्लोगन लिखती है ना, जितने ये चीजें करती है, सुनो, उससे पहले मुझे लगता है कि 10-15 लोगों की टीम बनाई जाए और हर जिला में एक टीम बिठाई जाए और हर गांव में जाके ये बताया जाए कि छोटा परिवार कितना सुखी परिवार होता है, कैसे हम अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचें, है ना। मुझे लगता है 80% 90% लोगों को जो अनएजुकेटेड हैं उन्हें यही नहीं पता होता है कि हम अनवांटेड प्रेगनेंसी से कैसे बचें, और बाद में कहते हैं कि ये तो ऊपर वाले की देन है, क्या होगा, सही है, ऊपर वाले की देन नहीं, खुद की देन है, समझ रहे हो? तो उन्हें कौन समझाए ये बात। तो कहीं ना कहीं मैं इसमें चर्चा में आऊंगा, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं अच्छे से, तब आपको समझ में आएगा। तो ये समझ गया बेटा। इसके बाद देखो, ये सेक्सुअल व्यू है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स का। तो ये देखो स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म है, सही है, ये स्पर्मेटोगोनिया सेल है, और ये आउटर साइड में क्या है, इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। कह रहा था पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया, इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। पेनिस किसके लिए होता है, इंसेमिनेशन के लिए। इंसेमिनेशन का मतलब होता है सीमेन को ट्रांसफर करने के लिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। कह रहा था इन लास्ट एंड ऑफ पेनिस कॉल्ड द गिनांस पेनिस इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन, जिसे क्या बोलते हैं, फोर स्किन। ये फोर स्किन मूवेबल होती है और कुछ इसका धर्म से रिलेशन होता है, आपको पता होगा, है ना। कुछ लोगों में ऐसा होता है कट कर देते हैं इसको, और कुछ लोगों में सही रहता है, ठीक है। अगले कह रहा है मेल एक्सेसरी ग्लैंड इंक्लूड पेयर्ड सेमिनल वेसिकल होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होती है। और कह रहा है सीक्रेशन ऑफ दीस ग्लैंड्स कॉन्स्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा ऑफ व्हिच रिच इन। अब आपको पता है सेमिनल प्लाज्मा क्या क्या होता है, फ्रक्टोज भी होता है, पता है आपको ये बात, फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। फ्रक्टोज पता है क्या होता है, फ्रक्टोज शुगर होता है, और हाँ, और फ्रक्टोज इसमें पाया जाता है फ्रूट्स में, तो वो शुगर यहाँ भी होता है। यही रीजन होता है कि मेल्स में इजैकुलेशन के बाद, या मैं बोल सकता हूँ कि सीमन रिलीज करने के बाद थोड़ा सा बॉडी को ऐसा लगता है, कैसा लगता है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं मेरे को क्योंकि यहाँ एक बॉडी से फैक्टर रिलीज होता है, और आपको पता है ये हमारी ग्लैंड सुना रही है, इसीलिए ये आपको पता होना चाहिए बेटा। जिससे अगर किसी में स्पर्म काउंट मात्रा कम है तो उसका एक ही तरीका है कि वो तभी तो गुड़ खाना चाहिए डेली, गुड़ मतलब मिठाई, समझ रहे हो, जिससे ये कंप्लीट सही सलामत रहे, ठीक है। अगले कह रहा है कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम द सीक्रेशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड आर आल्सो हेल्प इन द lubrication ऑफ द पेनिस। हुआ क्लियर? कह रहा 100 ग्राम रोज खाऊंगा ना, रहेगा दे खा लेना ज्यादा खा लेना, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट होता है डाइजेशन के लिए, डाइजेशन के लिए हेल्प करती है। चलो अब आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। तो मेल का समझ गए कहानी, अभी और भी बताएंगे, अभी स्पर्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तब बताएंगे और कुछ। इसके बाद यहाँ तक पढ़ने पहले पढ़ने कह रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हाफ पेयर, एक पेयर ओवरी होती है, ओवरी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन।
अगले कह रहे हैं ओविडक्ट, मतलब क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब जो एग को लेके आती है। अगले कह रहा है बेटा यूट्रस होता है, सर्विक्स होता है, क्या होता है? वजाइना एंड द एक्सटर्नल जेनिटलिया लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। ये कहां होते हैं? पेल्विक रीजन में। कह रहा है दीज पार्ट ऑफ द सिस्टम अलोंग विद अ पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड। इसके साथ-साथ फीमेल्स में क्या होती हैं? मेमरी ग्लैंड भी होती हैं। हालांकि मेमरी ग्लैंड मेल में भी होती हैं, लेकिन मेल में डेवलप नहीं होती हैं और फीमेल्स में डेवलप होती हैं। ठीक है। अगले क्या है? आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट टू द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है पता है आपको? ओव्यूलेशन का मतलब होता है एग का रिलीज होना। कहां से? ओवरी से। उसे बोलते हैं ओव्यूलेशन। मैं सब सारे बात कहूंगा। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? मेल और फीमेल गैमेट के फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा है। प्रेगनेंसी तो आप जानते हो, प्रेग्नेंट मतलब भाई डिलीवरी, मतलब जो बच्चे का होता है, बर्थ डिलीवरी होता है, चाइल्ड केयर मतलब भाई मेमरी ग्लैंड की बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारे सिस्टम मिलके ये सब काम करते हैं किसी भी फीमेल्स में। कह रहा है ओवरी आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट, जिसे बोलते हैं हम लोग ओवम। आपको पता होगा ओवरी से खाली ओवम प्रोड्यूस नहीं होता है, बहुत सारे हार्मोन भी होते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरोन पता होगा आपको। इसके बाद एस्ट्रोजन जिसे बोलते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन, वो भी प्रोड्यूस होता है। कह रहे हैं सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन और भी होते हैं बहुत सारे, बताऊंगा अभी। ओवेरियन हार्मोन बोलते हैं। द ओवरी आर लोकेटेड वन ऑफ ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमिनल। ईच ओवरी इज अबाउट 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ। आपको क्या लगता है ओवरी फीमेल में कितना बड़ा होगा? 2 से 4 सेंटीमीटर। 2 से 4 का मतलब है कि एक बादाम होता है, बादाम से थोड़ा सा बड़ा। और यूट्रस आपको कितना बड़ा लगता है? बादाम से थोड़ा सा बड़ा, बादाम शेप की होती है ओवरी। यूट्रस कितना बड़ा होगा? नॉर्मल सा एक एग होता है, एग उससे थोड़ा सा बड़ा बस। एग मुर्गी वाला है, शुद्ध मुर्गा नहीं कह रहा हूं। तो समझ गए हम लोग। एक एग के बराबर क्या होता है? यूट्रस होता है। और एक बादाम के बराबर क्या होती है? ओवरी होती है। कह रहा है 2 से 4 सेंटीमीटर। समझ सकते हो लेंथ कितना है इसका? 2 से 4 है। 2 सेंटीमीटर कितना होता है? बिल्कुल छोटा सा, इतना बड़ा। कह रहा है इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट्स। Each ovary is covered by a thin epithelium which enclose the ovarian stroma. इसमें क्या होता है? ओवेरियन स्ट्रोमा होता है। The stroma is divided into the two zones. एक होता है peripheral cortex और एक होता है inner medulla. समझ गए? जो एग का फॉलिकल डेवलपमेंट होता है वो कहाँ होता है? कॉर्टेक्स, पेरिफेरल वाले रीजन में। ठीक है। अगले देखो, ये एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें यूट्रस दिखाया गया है। ये है देखो। इसके बाद यूरिनरी ब्लैडर ये है। पेल्विक सिम्फाइस जहाँ पे मिलता है, तो वो यूरेथ्रा हो गया, क्लेटोरिस हो गया, लेबियम माइनोरा, लेबियम। अब ऐसे समझ नहीं आएगा आपको। ठीक है। इसमें क्या क्या है ये दिखाऊं, पहले पढ़ लो फिर देखिएगा। कह रहा है ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वजाइना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट। ये मिलकर क्या बनाती हैं? डक्ट बनाती हैं। डक्ट का मतलब समझते हो आप लोग? डक्ट का मतलब नहीं समझते हो? अबे डक्ट का मतलब होता है जैसे यहाँ से कोई चीज बन रही है और यहाँ रिलीज हो रही है, तो ये क्या हो गई? डक्ट जो लेके आ रही है किसी टिश्यू को। नली मान लो डक्ट। ठीक है। तो कह रहा है यूट्रस एंड वजाइना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट। अब ये देखो फैलोपियन ट्यूब है, क्या डक्ट ही है जो एग को क्या कर रही है? कलेक्ट कर रही है। कह रहा है बेटा ये होती है फैलोपियन ट्यूब की साइज होती है 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस। आपको पता है इसमें सीलिया भी होते हैं, और जो एग नॉन मोटाइल होता है फीमेल का, तो सीलिया जो होते हैं वो क्या करते हैं? एग को कलेक्ट करते हैं, ओवरी से यूट्रस तक भेजने का काम करते हैं। ठीक है। अगले कह रहा है बेटा द पार्ट क्लोजर ऑफ द ओवरी। अब आपको एक बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत हो जाता है कि ओवरी के क्लोज वाला पार्ट कौन सा है और यूट्रस के क्लोज वाला कौन सा है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। ओवरी और यूट्रस के पास कौन सा पार्ट है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ ध्यान रखना ये चीज। जो तुम्हारा ओवरी के पास होता है उसे क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम। और कह रहे थे ईच ऑफ द इनफंडिबुलम प्रोसेस फिंगर लाइक पोजीशन से बोलते हैं फिम्ब्रे। फिम्ब्रे होते हैं, मैं लिख नीचे यहाँ होते हैं। ठीक है। लिख लो। फिम्ब्रे काम पता है क्या होता है? एग को कलेक्ट करना। जब ओव्यूलेशन होता है तो ये फिम्ब्रे क्या करते हैं? एग को कलेक्ट करते हैं। कह रहे व्हिच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ द ओवम लिखा भी है आफ्टर ओव्यूलेशन। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, फिम्ब्रे काम क्या होता है? एग को कलेक्ट करना। और कह रहे थे इन्फंडिबुलम लीड टू अ वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला। इसके बाद रीजन कौन सा होता है? एम्पुला। और एम्पुला वाले रीजन पे क्या होता है बेटा? फर्टिलाइजेशन। यहीं पे होता है बेटा, कहां पे? फर्टिलाइजेशन। अच्छा एक बात और सोचो, आप लोग ये सोच रहे हो कि सर
मान लिया ये एम्पुलर रीजन है, ये देखो ये एम्पुलर रीजन है और यहाँ पे एग फर्टिलाइज होता है। जब जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, जैसे 15 दिन हुआ, 16 दिन, 17 दिन हुआ, तो एग तो इधर आता रहेगा ना। अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो फिर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो पास आ रहा है, जल्दी हो जाएगा। नहीं मान लो, चलो ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ देखो यहाँ पे एग आ रहा है, ये देखो, तो एग फर्टिलाइज हो रहा है। ये तो आपको पता है कि फीमेल्स में 20 डेज का एक साइकिल होता है जिसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, 1 से लेके 28 डेज तक। आपको पता है 14 डेज पे यहाँ होता है, कौन से दिन पे? 14 डेज पे, इसीलिए बोलते हैं रेड डे नहीं बोलते हैं, वो तो इसलिए मजाक कर रहा हूँ। यानी 14 डेज में हमें ध्यान रखना है ओव्यूलेशन होता है। एग यहाँ आ गया, अगर मान लिया एग फर्टिलाइज इस दिन स्पर्म नहीं गए, एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो ये एग इधर आएगा 15वें, 16वें, 17वें, 18वें, 19वें, 20वें, 21वें, 22वें, 23वें यहाँ जाएगा। और आपको पता है 28 दिन के बाद ये एग और जो एंडोमेट्रियम है इसका ब्रीडर हो जाएगा और थ्रो बजाना फिर से स्टार्ट हो जाएगा मेंसेस पीरियड, जिसमें क्या होता है ब्रीडिंग होती है फीमेल्स को 1 से 5 दिन तक। तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एग यहाँ पे जल्दी फर्टिलाइज हो जाए, सोचो स्पर्म तो जल्दी आएगा, तो ये तो और आसानी से आ जाएगा, तो क्यों नहीं होता है बताओ? बेटा क्योंकि ओव्यूलेशन जो होता है वो भी एक हार्मोनल प्रोसेस होता है। खाली एक ही दिन LH और FSH 2 हार्मोन होते हैं, इनके लेवल कितने हाई पीक पे होते हैं। अब एक दिन होता है ऐसा खाली, अब अगले दिन एक का लो हो जाएंगे, और ये लो हो जाएंगे, इसका मतलब अब कितना भी स्पर्म जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे क्यों ना आएंगे यहाँ बैठा हो, तब भी फर्टिलाइज नहीं होगा। तो ये क्यों सोचते हैं आप लोग कि पूरे मंथ में हर दिन एग फर्टिलाइज हो जाएगा? पूरे मंथ में खाली एक दिन एग फर्टिलाइज होता है, खाली एक दिन हो सकता है बस। अब ये नॉलेज अगर मान लीजिए आप लोग पढ़ रहे हो तो आपको पता ही चीज, लेकिन अगर जो बायोलॉजी नहीं पढ़ा हुआ है उसे क्या पता? कुछ लोगों तो मैंने ये देखा है, सुना है, एक मेरा दोस्त था वो मुझसे कह रहा था कि उसको ये पता था, पता नहीं किसने बताया, उसने अपने आप मान लिया ये बात कि मेंसेस पीरियड में एग फर्टिलाइज होता है। मैंने कहा यार कमाल का बंदा है तू यार, मेंसेस पीरियड में कैसे होता है एग फर्टिलाइज भाई? तो लोगों को अपनी नॉलेज होती है, तो कहीं ना कहीं ये नॉलेज अगर आपको है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो ये बताऊंगा सब आपको, क्योंकि ऐसा सर्विस का लेवल खाली एक दिन नहीं रहता है। अगर फीमेल्स को बहुत अच्छे से अपने अंदर नॉलेज है हार्मोन्स की, तो मैं गारंटी कर रहा हूँ फीमेल के अंदर से समझ आएगी वो कि आज उसका ओव्यूलेटरी डेज है, क्योंकि उसे अंदर से फील हो जाएगा कि आज एफएस का लेवल क्या है, ज्यादा है। समझ रहे? ये हाई पीक पे खाली एक ही दिन होता है पूरे मंथ में। चलो तो इसकी हम बात करेंगे, बाद में करेंगे और डिटेल में करेंगे, अभी यहाँ पहले समझ लो इस पार्ट। जो कह रहा है एम्पुला द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इस्थमस हैज अ नैरो लुमेन एंड इट्स जॉइन द यूट्रस, और इससे क्या होता है, यूट्रस से जॉइन होता है। अब कह रहे हैं यूट्रस इज अ सिंगल एंड इज आल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, बोम। और कह रहा है द शेप ऑफ द यूट्रस कैसा लगता है, जैसे उल्टा नाशपाती है, inverted sphere. It is supported by ligament attached to the pelvic wall. The uterus open into vagina through a narrow cervix. तो ये कह रहा है कि सर्विक्स का साइज जो होता है वो इतना छोटा होता है, बहुत छोटा होता है सर्विक्स का साइज, वो मतलब ओपन की होती है। और अगर आपसे कहे कि बताओ सबसे ज्यादा स्ट्रेचेबल मसल हमारी बॉडी कौन सी है, तो यही है सर्विक्स की मसल, क्योंकि सोचो इतना छोटा ओपनिंग होता है कि उसमें पेनिस तक नहीं जाएगा, और सोचो इतना बड़ा बच्चा होता है उसको निकलना होता है यहाँ से, समझ गए? तो देखो कह रहे हैं द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं। और कह रहा है व्हिच अलोंग विद वजाइना फॉर्म द बर्थ कैनाल, और साथ में वजाइना में क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल। बेटा कह रहा है व्हिच अलोंग विद वजाइना फॉर्म द बर्थ कैनाल, द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज 3 लेयर, कितनी होती है, एक्सटर्नल कौन सी होती है बच्चों, पेरीमेट्रियम, फिर मिडिल होती है मायोमेट्रियम, और अंदर वाली होती है एंडो। और ये कह रहा है देखो इनर ग्लैंडुलर लेयर, ग्लैंडुलर लेयर का मतलब है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम पे ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, सबसे मेन काम इसी का होता है, किसका, एंडोमेट्रियम का। फीमेल में अगर देखा जाए तो 2 जगह तैयारियां होती हैं हर मंथ, और सोचो एक कितना अजीब, कितना एक सोचा जाए कितना बड़ा एक सिस्टम है। एक तो हर मंथ तैयारियां होती हैं यूट्रस में, और एक हर मंथ तैयारी होती है ओवरी में, और हर मंथ
जब मेन स्प्लिट होता है तो वो सब खत्म करना पड़ता है, मतलब एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन हो जाएगी और जो तुम्हारा यूट्रस में एंकर लगा हुआ है वो भी बजाने के थ्रू बाहर निकल जाएगा। सही है। और वही सिस्टम फिर से हर मंथ होना है, मतलब 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 दिन तक फिर से एंडोमेट्रियम बनेगी, क्योंकि यूट्रस को पता होता है कि उसका हर एक एग क्या हो रहा है, फर्टिलाइज होकर कोई सा भी एग आ सकता है, लेकिन हर एक एग थोड़ा ना आएगा। कितने आएंगे? 1 या 2 आएंगे, जितने बच्चों को उतने आएंगे। लेकिन बेसिकली देख रहे हैं सारे बेकार होते हैं, लेकिन तैयारियां हर मंथ होता है यूट्रस में, यानी कि एंडोमेट्रियम हर मंथ बनती है और हर मंथ ब्रेकडाउन होता है। इसीलिए पता होता है स्टार्टिंग में मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत ज्यादा पेन्स भी होता है फीमेल्स को, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अगले क्या है, दैट लेस द यूट्राइन कैविटी द एंडोमेट्रियम अंडरगोइंग साइक्लिक चेंजेस। बेटा बोलो मत आप लोग। द एंडोमेट्रियम अंडरगोइंग साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। लिखा है साइक्लिक चेंज का मतलब है एक साइकिल चलता है पूरा, यानी कि हर 28 डेज बाद, हर 20 डेज बाद, ठीक है। और कह रहे हैं द एंडोमेट्रियम अंडरगोइंग साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हाइल द मायोमेट्रियम एक्सिबिट। लिखा है यहाँ पे एक्सिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी, यानी कि चाइल्ड बर्थ होता है तो वहां पे मायोमेट्रियम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन करती है। और दूसरा यहाँ पे लिखा है कि एंडोमेट्रियम कहाँ जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के साइक्लिक चेंजेस में का पार्ट होता है। समझ गए? हर मंथ का ब्रेकडाउन होना, हर मंथ बनना, समझ गए? तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले देखो, कह रहा है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया इंक्लूड मॉन्स प्यूबिस हो गया, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस। ये सारे के सारे पार्ट मिलकर बनाते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया। कह रहा है मॉन्स प्यूबिस इज अ क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। यहाँ पे प्यूबिक हेयर भी होते हैं, ठीक है। इसके बाद कह रहा है द लेबिया मेजोरा फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू व्हिच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस and surround the vaginal opening. Kya the labia minora are paired fold of tissue under the labia majora. The opening of the vagina is often covered partially by एक membrane होती है, जिसे बोलते हैं hymen. क्या बोलते हैं? Hymen membrane. ये क्या करता है? कवर करता है। कह रहा है the clitoris is a tiny finger-like structure होता है which lie at the upper junction of the two labia minora above the urethral opening. urethral के opening के ऊपर होता है। कह रहा है hymen is often torn during the first coitus. अब यहाँ पे इससे कुछ लोग वर्जिनिटी का पता लगाते हैं कि फीमेल वर्जिन है या नहीं है, लेकिन इसका कोई ऐसा रोल नहीं है। हाइमेन का ब्रेकडाउन वैसे ही हो जाता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिससे हाइमेन का ब्रेकडाउन हो जाता है। जैसे यहाँ लिखा भी है हॉर्स राइडिंग हो गया, या साइकिलिंग हो गया, या हम बोल सकते हैं क्या, कोई मैं बोल सकता हूँ क्या कि कोई, हाँ मतलब कुछ ना कुछ, मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एक कहीं ना कहीं जैसे होता है ना इन्फेक्शन से हो जाता है, हो सकता है, तो ये हाइमेन का ब्रेकडाउन हो जाता है। लेकिन ऐसा 100% प्रूफ नहीं है कि हाइमेन है तो वो वर्जिन है, हाइमेन नहीं है तो जो भी है। तो आप समझ गए बात? तो हाइमेन वैसे ब्रेक जाती है, ठीक है। कह रहा है हाइमेन कैन आल्सो बी ब्रेकन बाय ए सडन फॉल और जॉइंट लिखा भी है इंजेक्शन ऑफ वेजाइनल टैम्पॉन। अगर कोई टैम्पॉन का यूज करता है तो उस टाइम पे भी क्या होता है, ये जानते हो टैम्पॉन क्या होता है? क्या होता है? अरे बताओ उसमें क्या दिक्कत है? टैम्पॉन का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो के टाइम पे लगाया जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पे भी क्या होता है कि इसका हाइमेन का ब्रेकडाउन हो सकता है। अगले कह रहा है एक्टिव पार्टिसिपेशन और इन सम स्पोर्ट लाइक हॉर्स बैक राइडिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, etc. इन सम वुमेन द हाइमेन परसिस्ट इवन आफ्टर क्वाइटस। कुछ वुमेन्स ऐसी होती है जिनमें क्या करता है ये ब्रेकडाउन होता है फर्स्ट क्वाइटस के टाइम पे होता है। फर्स्ट क्वाइटस का मतलब समझ रहे हो आप लोग? समझ रहे हैं? तेरा नाम क्या है? अरे ये ओके, इसका इससे कोई बात नहीं बता रहा, बताओ मेरे को क्वाइटस क्या बोल दिया कर। फर्स्ट क्वाइटस का मतलब होता है फर्स्ट बार। अब एक तो हिंदी में क्या बोलूंगा, तो अकेले बोलूंगा तो समझ लेना, ठीक है। मैं समझा तो रहा हूँ आपको। फर्स्ट क्वाइटस का मतलब है फर्स्ट मीटिंग बस। अगले कह रहा है इनफैक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज ए, ये साफ-साफ लिखा हुआ है बेटा। कह रहा है इनफैक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। हाइमेन को देख के हम नहीं बता सकते कोई सेक्सुअल एक्सपीरियंस है किसी को या फिर नहीं है, या वर्जिन है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि हाइमेन पहले ही ब्रेकडाउन हो जाता है। चलो ये क्लियर हुआ बेटा? तो ये पार्ट क्लियर हो गए। अभी तो हम लोग खाली पार्ट पढ़ रहे हैं, अभी मेन तो पढ़ेंगे ना, जो इसके अंदर कैसे मैकेनिज्म होता है, क्या होता है। अब आता है हमारा क्या, मेमरी ग्लैंड्स। आपको पता है मेमरी ग्लैंड किसका मोटिवेशन होता है?
हाँ, किससे बनता है मतलब मेमोरी ग्लैंड? ये होता है सोडोरिफेरस ग्लैंड का। सोडोरिफेरस ग्लैंड होती है स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड का मॉडिफाइड पार्ट होता है ये मेमोरी ग्लैंड। हालांकि मेमोरी ग्लैंड बोथ मेल एंड फीमेल दोनों पाए जाते हैं, खाली मेल में डेवलप नहीं होते हैं, फीमेल में डेवलप होते हैं। आपको पता होगा मेमोरी ग्लैंड एक मैमल्स का क्या है, कैरेक्टर है। हम मैमल्स को कैसे पहचानते हैं कि उसके पास मेमोरी ग्लैंड है। जैसे आपने देखा होगा फिशेस भी मैमल्स होते हुए अपने बच्चों को दूध पिलाती है, ऐसे ही आपने तो मैमल्स का मतलब सिंपल था, इसके पास मेमोरी ग्लैंड, वो क्या होगा मैमल्स। तो यहाँ देखो बेटा सर मेल सर मेमल्स होते हैं, मेमल्स होते हैं, अगर बिलवेल्स होती है ना, हाँ मैमल्स होती है। दूसरा सुनो, ये है डायग्राम। तो यहाँ देखो फैट है, इसके पास में बेटा एल्वेलाई होते हैं, जिसे बोलते हैं मेमोरी एल्वेलस। ध्यान रखना, एल्वेलाई हमने और कहाँ पढ़े थे, लंग्स में। यहाँ भी एल्वेलाई होते हैं। इसके बाद मेमोरी डक्ट होती है, एम्पला रीजन होता है, और दूसरा लैक्टिक डक्ट से मिल्क सीक्रेशन होता है, और लास्ट में क्या आता है निपल। और निपल के पास एक ब्लैक ब्लैक पोर्शन होता है, इसे बोलते हैं एरियोला। क्या बोलते हैं, एरियोला एक वैक्सी सीक्रेशन करता है जिससे निपल आसानी से सक हो सके, यानी कि मैं बोल सकता हूँ बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। दूसरी बात, एक बात और सुनना, आप लोग एक गलत समझते हो कि मानिए बच्चा है, बच्चा अगर निपल सक करता है तो उसका मतलब यह है कि बच्चा अपने माउथ से मिल्क को निकालता है, नहीं। हाँ, बच्चा मिल्क को सक करके ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाता है माता से, और जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तब मिल्क निकलता है। ऐसा नहीं होता है कि आप सोच रहे हैं कि बच्चा ताकत लगा रहा है ताकत से। अगर बच्चा छोटा सा है क्या ताकत लगा देगा भाई अपने माउथ से। दूसरा, एक मैं ऐसे आपको एग्जांपल बता रहा हूँ नॉर्मली, जैसे अगर मान मैंने बताया था, इसीलिए ऑक्सीटोसिन को बोलते हैं लव हार्मोन। क्या बोलते हैं, लव हार्मोन बोलते हैं। अगर मान लिया कोई बच्चा रो रहा है और माँ के अंदर एक होता नहीं ममता जाती है, सबसे ज्यादा बच्चे की जाती है, और उसके अंदर अगर बच्चा रो रहा है दूध के लिए, वो दूर है और बच्चा नहीं आ सकता उसके पास, तो मैं गारंटी मतलब गारंटी के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको यार तो बात हो गई ना, गारंटी कर रहा हूँ कि लगभग जो माँ का मिल्क होता है वो अपने आप से सीक्रेशन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या रहता है ऑक्सीटोसिन रिलीज रहता है। चलो हाँ ठीक है, मैंने कह दिया गारंटी से करो, अब गारंटी क्यों दूंगा अभी, ये देखो कैसा पढ़े थे एक कह रहे अब फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मेमल्स। आपको पता है द मेमोरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर, जिसे बोलते हैं ब्रेस्ट पार्ट में होते हैं, दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। इनमें क्या होता है, अमाउंट फैट का अलग होता है। क्या कहता है ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 से 20 क्या होते हैं मेमोरी लोब होते हैं। क्या होते हैं मेमोरी लोब। और कह रहा है कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल कॉल्ड एल्वेलाई, इनको क्या बोलते हैं हम लोग एल्वेलाई। ध्यान रखना, यहाँ भी एल्वेलाई है, वहां भी है, लंग्स वाले पोर्शन में हमने वो पढ़ा भी था। अगले कह रहे हैं मेमोरी लोब्स हां एल्वेलाई होते हैं, द सेल्स ऑफ एल्वेलाई सीक्रेट मिल्क व्हिच इज स्टोर्ड इन द कैविटी ल्यूमन ऑफ एल्वेलाई। तो एल्वेलाई होते हैं, उनके ल्यूमन में क्या होता है मिल्क स्टोर होता है। अगले कह रहा है बेटा द एल्वेलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूबुल्स, द ट्यूबुल्स ऑफ ईच लोब जॉइन टू द फॉर्म ऑफ मेमोरी डक्ट, several memory duct join to form a wider memory ampulla which is connected to lactiferous duct। और lactiferous duct क्या होती है, जो लास्ट में होती है मिल्क का सीक्रेशन करती है। और कह रहा है through which milk is sucked out। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया मेमोरी ग्लैंड हो गया। इसके बाद तुम्हारा हमने स्ट्रक्चर सारे पढ़ लिए, ठीक है, कौन कौन से होते हैं। मेमोरी ग्लैंड का पढ़ लिया हम लोगों ने। दूसरा यहाँ पे आपको पता होगा मिल्क का फॉर्मेशन कब होता है, जब प्रोलैक्टिन हार्मोन बनने लगता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ लिख लो, प्रोलैक्टिन को हम लोग बोलते हैं मिल्क फॉर्मेशन करता है, और ऑक्सीटोसिन क्या करता है मिल्क रिलीज करता है या मिल्क सीक्रेशन करवाता है। ये बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ना, तो मिल्क का फॉर्मेशन तब होता है जब प्रोलैक्टिन का बनने लगता है। आपको पता है एक बार मैंने एक न्यूज देखी थी, शायद आपने देखना, यूट्यूब में मिल जाएगी आपको। हाँ, एक फीमेल है, उसके निपल से मुझे लगा 2-3 लीटर से दूध निकलता है ये। अरे आप देखना, अरे वो एक्सेप्शन है अभी, अरे उनको बेचा है मोटी तुमने देखा है क्या? हाँ, उसको हम लोग कुछ बोलते हैं उसको, अरे तुम लोग ऐसे कर रहे होते हैं कि बेटा डोनेट किया है उन्होंने।
डोनेट किया है, सही कह रहा है, और उन्होंने बहुत बच्चों को दूध अपना डोनेट किया है। और दूसरा, अब आप लोग ऐसी बात सोचोगे तो जल्दी में देखा मैंने जो ये केस देखा था इसके, जो बच्चा डेवलप हुआ था वो कहाँ हुआ था? लीवर में। लीवर में बच्चा बन गया। अब तुम सोचो वहां स्टोन कैसे जाएगा लीवर में, या एग कहां से आएगा? ये सब एक्सेस समझ आते हैं। लेकिन मैं तुम्हें दिखाता हूं क्रोप पे, यहाँ पे क्रोप पे वरना से यूट्यूब पे दिखाता हूं। अब तो बैठ जाएगा, क्रोप में डालने में कुछ आ जाएगा, समझ रहे हो? इसीलिए यहाँ पे आ जाओ, ये रिफरेंस चल रहा है। ए बोलो मत आप लोग, मतलब फट जाओ। अरे ये क्या कर रहा है? अरे वाईफाई खराब है इसकी। सर इस पे आगे सही हो गई बहुत बढ़िया बता। एक बार रुक करो, देख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी लैंग्वेज सही संभालनी पड़ेगी ना। क्या देखूं? पहले मैं अपने करूँ, कोई देख लूँ चल रहा है। कैसा कैसा गड़बड़ हो जाए हमने। गड़बड़ तो हो सकता है। ठीक है। क्लिक मत ए बोलो आप लोग, तभी दिखाना है हमको। इसमें तो कुछ नहीं आ रहा है। साइट बंद कर देगी सरकार की तरफ से। इसने हाँ पूरे बोलो मत बेटा आपको, ये अमेरिका की है और इसने 2645 लीटर 2645 लीटर मिल्क डोनेट किया है। डोनेट किया टोटल यार, समझ रहे हो? टोटल किया मैं कहूँ ये तुम लोग बैठ जाओगे, अच्छा था वो बैठोगे क्या? नाम डिजाइन का हाँ सही कह रहे हैं। लगभग एड्रेस क्या था? एड्रेस तो वहाँ होगा यार। 2645 इसका नाम है, एक बोलो मत बेटा आपको, एलोवा एलोवा है। देख लिया आप लोगों ने? अरे इसके साथ में थोड़ा और चीजें आ रही है, इसलिए रहने दो, ठीक है? आप लोग घर जाकर लेना आराम से कि अमेरिका की है ये, और क्योंकि कुछ भी डाल रहा हूँ उसमें कुछ और सही रहा है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं आपको चलो ठीक है। ये आप मेरी लेडी इधर चल दो। अमेरिका की क्यों पहुँच गए आप? एलईडी भाई मेरी लेडी है क्या है ना, ठीक पता नहीं। ए बोलो मत। सही बता रही है। तो रेट का देखो, लार्ज स्केल डोनेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क टू प्रोमिनेंट एग्जांपल इंक्लूड के नाम है, और इन्हीं का वो गिनीज रिकॉर्ड में है। क्या करो? हाँ रुक जाओ, ये है। अरे मैंने इसके कुछ वैसे इमेज देखे थे, ये पता है क्या करती है? बोतल्स लगाती थी यहाँ पे, बोतल, इसे बोतल लगाने पड़ते थे। क्या दिखा रहा है? हाँ यही है। तो ये बोतल लगाई हुई है अपने, मतलब तो इसे केस भी है। चलो कोई बात नहीं, तुम देख लिया। चलो आराम घर जाकर देखना, ठीक है? ये चीजें यहाँ चलो अगले आते हैं हम लोग। अब बेटा हमारा टॉपिक आता है
आप लोग समझ गए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल। अब हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे, क्यों? ठीक है, गैमेटोजेनेसिस। क्या पढ़ेंगे बेटा? आप लोग बेटा भागो मत, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब हम लोग समझते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्या समझते हैं? गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या पढ़ेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हम लोग समझेंगे कि स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो पहला जो है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस। बेटा ये बताओ मुझे, स्पर्मेटोजेनेसिस को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ये तो आपको पता है कि ये कहां पे होगा, तो होगा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में। ये भी आपको पता है कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में किस सेल के द्वारा होगा, तो स्पर्मेटोगोनिया, और इन्हें बोलते हैं मेल जर्म सेल। तो यहां मैं स्टार्टिंग से आपको कहानी बता रहा हूं। क्या होता है? सबसे पहले यहां पे होता है एक सेल होते हैं जो बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। बेटा ये बताओ, ये स्पर्मेटोगोनिया जो होंगे डिप्लॉयड होंगे हैप्लॉयड? डिप्लॉयड। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ध्यान रखना। ये डिप्लॉयड होंगे और इन्हें हम बोलते हैं मेल जर्म सेल। क्या बोलते हैं? ये काम जो स्टार्ट होता है वो होता है एट प्यूबर्टी। एट प्यूबर्टी का मतलब है जब किसी के अंदर प्यूबर्टी आ जाती है। प्यूबर्टी का मतलब भाई 13 साल में जब हार्मोन सीक्रेशन होने लगता है। कौन सा? एंड्रोजन। सही है बेटा। स्पर्मेटोगोनिया सेल है। स्पर्मेटोगोनिया में पहले होता है माइटोसिस। क्या होता है बच्चों? माइटोसिस होता है। आपको पता है माइटोसिस का मतलब होता है कि सेल का नंबर बढ़ाते हैं खाली। तो इसको हम लोग पता है क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया को इसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। किनको? इन्हीं को, स्पर्मेटोगोनिया को। आप लोग बताओ यहाँ पोलैरिटी क्या होगी? डिप्लॉयड तो होगा क्योंकि माइटोसिस हुआ है अभी तक। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसे होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। इसके बाद इनमें क्या होगा बेटा? मेयोसिस फर्स्ट होगा और बन जाएंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब आप लोग बताओ ये डिप्लॉयड होंगे हैप्लॉयड? हैप्लॉयड होंगे। कैसे होंगे? क्योंकि आपको पता है कि मेयोसिस फर्स्ट हो चुका है। इसके बाद मेयोसिस फर्स्ट के बाद क्या होता है? मेयोसिस सेकंड होता है। और मेयोसिस सेकंड जो होगा उससे बनता है स्पर्मेटिड्स। और स्पर्मेटिड्स भी बेटा कैसे होंगे? हैप्लॉयड। ये समझे आप लोग? और स्पर्मेटिड्स के बाद इससे क्या होता है? इसमें क्या होगा? मैच्योरेशन या डिफरेंशिएशन होगा और क्या बन जाएंगे? स्पर्मेटोजोआ। और इसी को हम लोग बोल सकते हैं स्पर्म। ठीक है। और यहां क्या होगा? डिफरेंशिएशन। इतना बेटा क्लियर हुआ? तो आप लोग ये समझे ऐसे बनते हैं स्पर्म। मैंने क्या बताया पहले? सीक्वेंस में याद रखना। सबसे पहले क्या था? स्पर्मेटोगोनिया सेल थे। उनमें क्या हुआ? माइटोसिस। क्या हुआ? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना। फिर मेयोसिस फर्स्ट हुआ, सेकंडरी स्पर्मेटोसाइट, मेयोसिस सेकंड हुआ तो स्पर्मेटिड्स, डिफरेंशिएशन हुआ तो क्या बन गए? स्पर्म। एक यहाँ पे एक तीन चीजें मुझे जाती हैं। एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, एक बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस और एक होता है स्पर्मिएशन। तीन नाम आते हैं जो बच्चों को लगभग कंफ्यूज करते हैं। मैं तीनों लिख दे रहा हूं। देखो बेटा यहाँ पे हम समझ रहे चीज। तीन नाम होते हैं। एक होता है तुम्हारा स्पर्मेटोजेनेसिस जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का
यानी कि स्पर्मेटोगोनिया से किसका बनना, स्पर्मेटोजोआ का बनना। स्पर्मेटोजोआ कुछ नहीं, स्पर्मिया, ठीक है, कंफ्यूज हो ना। इसे हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, समझ गए। एक नाम आता है बेटा स्पर्मियोजेनेसिस, क्या होता है, पहला ये हो गया। दूसरा होता है स्पर्मियोजेनेसिस। इसका मतलब पता है क्या होता है, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोस्पर्म का बनना, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। मतलब स्पर्मेटिड से किसका बनना, तो हम लोग बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस, सही है। और तीसरा नाम आता है कि स्पर्मिएशन। और स्पर्मिएशन का मतलब होता है बस खाली रिलीज ऑफ स्पर्म। कहाँ, सेमिनिफेरस, हाँ सही है। तो इतना रिलीज ऑफ स्पर्म, तो तीनों का मतलब समझ गए आप लोग, स्पर्मिएशन, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये पूरी कहानी आप लोग लिख लो बेटा एक बार। और ये तुम्हारा कहानी सिलेबस क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस। और अभी हम लोग छुट्टी मत करो बेटा, इसके बाद हम लोग जैसे कल के पीरियड हम लोग पता है क्या पढ़ेंगे, ये स्पर्म का तो बहुत आसान था, एग का सिस्टम क्या है, oogenesis। वहां समझ नहीं आएगा अगर आप कल एब्सेंट रहे तो। oogenesis साथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। कल यार क्या हुआ, क्या बोल रहे, अरे अभी आप बोल रहे थे सर, मैं कुछ कहना चाह रहा था लेकिन कह नहीं पा रहा था। क्या कहना चाह रहा था, कल छुट्टी है या नहीं? कल पढ़ाई है, छुट्टी नहीं है। तो कल अभी कुछ और ही निकल गया था ना, खाली कल आपको कॉपी निकालने लिख दिया करो इनके। सर लिख रहे हैं। कैमरे 10,000 20 रुपए फोन चल रहा है, बताओ आप लिखो ना। ये तो ऐसे कह रहा है तो मेरे नोट्स बना रहा है। अभी कभी बोल लिखो, मैं कब कह रहा हूँ लिखो। लेकिन ये आपके लिए सोचा है, आपको पता है हैंड रिटन नोट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी सर मैंने हैंड से लिखा है। आपको वो बातें 10 साल बाद भी याद आएंगी जो आपने लिखी होंगी हाथों से। कुछ नहीं आता। हाँ, और दूसरा क्या है कि जब भी आप कॉपी निकालोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एक बात और बता दूं, जो बच्चे अगर सोच रहे हैं कि जैसे चैप्टर चल रहा है, अभी आप लोग अपने हाथों से कुछ नहीं लिख रहे हो, वो बच्चे जब बाद में पढ़ेंगे ना 15-20 दिन बाद, तो उन्हें लगेगा यार हर चीज नहीं लगेगी। और जहां हम चिकनाबोदी करते रहते हैं ना, पेन लेके या पेंसिल लेके, किताब नहीं करो चाहे कॉपी में करो, जिससे क्या होता है वो चीजें हमारे लिए आसान हो जाती है। जैसे हाँ हिंदी में आपको लिखना है तुरंत लिख लो, कोई चीज आपको लग रहा है अपनी भाषा में लिख लो, और सबसे अच्छा रहेगा। कोई भी चीज आपको समझना है अपनी भाषा में लिखो। और बेटा मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, बार बार ये बात कहता हूँ मैं कि किसी भी टीचर के पास ना कोई कैप्सूल होता है, ना कोई ऐसा पाउडर है, ना कोई ऐसा पानी है दूंगा मैं और आपके अंदर बैलेंस या फिर इसका क्या जाएगी।
टीचर खाली बच्चों को बताता है कि पढ़ाई कैसे करते हैं, गाइड कैसे करता है, बस पढ़ना आपको खुद ही पड़ता है सब कुछ, समझ रहे हो? तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग खुद से मेहनत करो, बहुत ज्यादा करो। और दूसरा क्या है बेटा कि हमेशा मेहनत करने का मतलब ये है कि अपने आप को टाइम दो। मैं बार बार कह रहा हूँ, जैसे आपको कोई चैप्टर कठिन लग रहा है तो उसको बार बार उसी को पढ़ो, वो आपको अपने आप सरल लगेगा। जैसे मैं जस्ट एक आपको एग्जांपल बता रहा हूँ ये, और मैं सारे एग्जांपल अपने वाले बताता हूँ, दूसरे भी बताता हूँ, क्योंकि दूसरे मुझे हो सकता है मैं झूठ हूँ, लेकिन मेरे तो मुझे पता है सच्चे होंगे। जब मैं फर्स्ट ईयर 12th में था तो मेरे जेनेटिक्स सबसे बेकार पोर्शन था बायोलॉजी का, और तो बायोलॉजी ठीक था मेरा, मतलब जेनेटिक्स बेकार था, नंबर में बहुत अच्छे बायोलॉजी में। दूसरा क्या है, लेकिन जेनेटिक्स मुझे लगता था यार पता नहीं क्या चल रहा है, रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन मुझे समझ नहीं आता। और हो सकता है कि टीचर भी ऐसे हो रहे हो जिन्होंने मुझे ऐसे गाइड नहीं किया हो, वो समझा ना पाए, वो अच्छी चीजें ऐसे तो होता है कभी कि चीज बहुत आसान होती है। टीचर का मैं एक आपसे और बात बोलूंगा, टीचर का बेस्ट काम तो यही होता है कि अपने बच्चों को किस टाइप से वो नॉलेज को ट्रांसफॉर्म कर पा रहा है। ये मतलब नहीं टीचर कितना ज्ञानी है। कोई अगर आपके सामने पीएचडी वाला आ जाए और वो आपको अगर सही इंफॉर्मेशन ट्रांसफर आपके तक नहीं कर पा रहा है तो फिर क्या फायदा? वो पीएचडी का वो डबल एमबीए क्या होगा? कोई फायदा तो नहीं है ना। आपको किस चीज से पढ़ते हो जितना मजा आ रहा है, कितने उसकी बात पल्ले पड़ रही है, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो आपके लिए आपके दिमाग में ठहर रही है। तो जेनेटिक्स मेरा लगभग 12th तक बेकार रहा था, थोड़ा सा बेकार रहा था, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कभी नहीं आता था, मैं बेकार का मतलब समझ रहा थोड़ा सा बेकार था। लेकिन जब मैं नीट में गया तैयारी करने, मैंने अपने अंदर सोच लिया था बैठ के, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था जेनेटिक्स थोड़ा सा, कि जेनेटिक्स को मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगा। मैंने इतनी गहराई से पढ़ा कि आज मुझे मेरा सबसे फेवरेट जो है वो जेनेटिक्स है, और मैं जेनेटिक्स का ही पढ़ाऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा ही। मैं कभी भी किताब को लेके नहीं पढ़ाऊंगा, पूरा आपको अपने तरीके से बताऊंगा कि जेनेटिक्स का मतलब साइंटिस्ट क्या सोच रहे थे, किस क्या करने से पहले उनके मन में क्या आया होगा जिससे ऐसा हुआ, समझ रहे हो? और तीसरा क्या है, आप लोगों ना कभी किताब रटाऊंगा मैं जेनेटिक्स में कि ये वाला ये सब आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, और हम लोग उसी तरह से पढ़ेंगे। दूसरा क्या है, एक आपको एक अभी का एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे सपोज मैं एंटी के टेस्ट देता हूँ ना, डेली देता हूँ एक, तो कहीं ना कहीं मेरा अभी तक का रिकॉर्ड है, क्योंकि बायोलॉजी में आती है, क्वेश्चन मेरी गलत हो सकते हैं और टॉपिक्स हो जाएंगे, लेकिन जेनेटिक्स से एक भी क्वेश्चन अभी तक गलत नहीं हुआ है, एक भी क्वेश्चन जेनेटिक्स का ऑलवेज 100% रहता है। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों से बार बार कि जो चीज आपको लगती है कि जैसे फर्स्ट टाइम आपको लग रहा है कोई चैप्टर फोटोसिंथेसिस मान लो कठिन है, अरे आप ही तो समझ जाओगे, कॉपी लो 2 दिन में उसको पूरा लिख लो हाथ से, और इस तरह क्या करोगे, हर लाइन को लिखो बैठ के कि इस लाइन में ऐसा क्या है जो मैं समझ नहीं आ रहा है, लिख के याद करो। 3 दिन बाद आपको सबसे सरल कौन सा लगेगा, फोटोसिंथेसिस लगेगा, और क्वेश्चन सबके गलत हो जाएंगे लेकिन उसके नहीं होंगे। तो मेन ये होता है कि आप लोगों ने उसको कितनी गहराई से उस चीज को लिया है। हम लोग मूवी देखते हैं, नहीं देखते 3 घंटे की मूवी देखते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आपको नींद नहीं आएगी और पता लगेगा 3 घंटा कितने निकल गए। और जब आप किताब पढ़ रहे हो आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो आपको 1 घंटे नींद आ जाएगी। उसका रीजन यही तो है कि आप उसको कितना इंटरेस्ट ले रहे हो उस चीज में, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, समझ गए? तो बेटा आप लोग करें तो ये समझ गए जो मैंने अभी स्पर्मेटोजेनेसिस बताया। और जब तक आप खुद से नहीं सोचोगे कि सिलेक्शन लेना है, मुझे पढ़ाई करनी है या कुछ भी करना है, डॉक्टर बनना है, तब तक कोई भी दुनिया का आदमी आपको डॉक्टर नहीं बना पाएगा, कहीं भी चले जाना। खुद से ही आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे इतना पढ़ाई करना है, इतने से काम नहीं चल रहा है, ये कौन कौन से टॉपिक मेरे बेकार उनको लिखो बैठ के। भैया आप 5-6 घंटे दो अपने आप को, सोचने सोचिए होगा खाली चलो कल कर लेंगे, सोच लिया बस, कल में पेपर आ जाएगा, कल पेपर है बस, ठीक होगी। दूसरा मैंने कहा है डेली आप लोग अपने सब्जेक्ट को लेके 3 सब्जेक्ट है खाली, डेली आप लोग 2 से 2.5 घंटा दिया करो।
खुद से बातें किया करो कि मेरी कहाँ कमजोरी है, कहाँ इस चैप्टर में कौन चैप्टर मुझे समझ नहीं आ रहा है, कौन चैप्टर क्वेश्चन मुझसे गलत हो रहे हैं, उनको एनसीईआरटी लेके लाइन करो। ये एनसीईआरटी तुम्हारी कितनी पेज की है, अगर आप लोग सही से पढ़ो ना 2 महीने में आप लोग हाथ से पूरी एनसीईआरटी लिख लोगे, कॉपी ना लोगे। आपके कितने चैप्टर सोचो तो पहले, और हम लोग उसको इतना बोझ बनाने पड़े। आपके 50-55 चैप्टर है, इससे भी कम उम्र लग रहा है सब ना, पूरे फर्स्ट टू दोनों। अच्छा ठीक है, सोचो इतने चैप्टर हैं, और अगर आप लोग बहुत अच्छे से अगर आप लोग तैयारी करो तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि आपको बहुत लगेगा 1 से 1.5 महीना। जो आपको पता है पूरी एनसीईआरटी आप ऐसे लाइन टू लाइन पढ़ लोगे ना बहुत अच्छे से बैठ के। तो बायोलॉजी में तो आप ये सोचा करो कि मेरे क्वेश्चन कहाँ गलत जा रहे हैं, और फिर जब मैं आपको पूरी सुविधा देता हूँ तब ये बात, अगर कोई बच्चा ना सही से अगर उसने स्टडी किया है, नॉर्मली डेली कोचिंग आया है, चीजों को सुना है ध्यान से बैठ के, घर पे जाके फॉलो किया है, तो मैं सही बता रहा हूँ आपके लिए एक एनसीईआरटी एक रात के लिए बहुत है याद रिवीजन करने के लिए। ये कई बार मेरे साथ हुआ है कि मैंने एक रात में पूरे रात में बैठ के पूरी एनसीईआरटी कवर किया है, अभी नहीं पहले, मतलब एक रात में खाली। जैसे मुझे लगा शनिवार है आज, कल कोचिंग छुट्टी रहेगा, तो मैं आज शाम को बैठता था 9 बजे के टाइम और सुबह 9 बजे तक पढ़ता था लगातार। मतलब उठता था बीच में, हमें पता ना सर उठते नहीं थे, एक बार उठता था बीच में, टाइम पास करता था 2 घंटे बाद, थोड़ा 10-10 मिनट का टाइम पास सब किसी हिसाब करते थे। मैं देखिए टाइम पास का मतलब मैं आपको बताऊं कैसे करता हूँ। टाइम पास का मतलब होता है आपको कोई हंसी आए, आपको ही तो मैं कह रहा हूँ, और हंसी का मतलब एक ही साथ आता है कि आपको जो पसंद हो, जैसे मुझे तो रील्स पसंद है हंसी वाली, मैं उसी को स्टॉक करते रहता हूँ, लेकिन वो नहीं करता हूँ कि 10 मिनट कर लिया फिर 2 घंटे निकाल लिया। 1 मिनट में मुझे बहुत चीज हंसी आ गई तो मैं बंद कर देता हूँ, लेकिन ये 2-2.5 घंटे के बाद करता हूँ एक बार। और आप कोशिश किया करो, यही काम किया करो, और जब भी पढ़ाई करो तो हमेशा नोटिफिकेशन आपके ऑफ रहनी चाहिए। सही, कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपको पता नहीं, क्योंकि हमारा क्या होता है कि अगर कोई नोटिफिकेशन आए तो ये होता है कि हम फिर उसमें लग जाते हैं और हमारा डिस्टर्बेंस होता है। अगर आप ऐसे पढ़ाई करोगे 3-4 मंथ तक, तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि आप लोग ये कहोगे ही नहीं कि हमारी ये प्रॉब्लम है। और बेटा ये चीजें आपको खुद से सोचनी पड़ेगी, कब तक नहीं सोचोगे लोग। और अगर आपको लग रहा है नीट करने में मैं दूसरे हॉस्पिटल जाऊंगा, तो मैं सही बता रहा हूँ, अगर आप ऐसी आलसी रहे तो ग्रुप डी का पेपर नहीं निकाल पाओगे। कहीं चक्कर में डाल के फॉर्म देख लेना, फॉर्म डाल देख लेना, बता देता है सर मैं नहीं डालता है सर। ग्रुप डी का फॉर्म भी नहीं निकाल पाओगे, ध्यान रखना, क्योंकि पता है उसमें भी इतनी वैकेंसी, इतना वो है कि अगर 50,000 वैकेंसी तो फॉर्म कितने बढ़ते हैं 50,000, और वो भी 50,000 लोग ऐसे बैठे होंगे जो रेलवे का 10 साल से वही घोट रहे हैं। इससे पहले नए आदमी के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो, खुद से आपको ये करना पड़ेगा कि खुद से कितनी मेहनत करनी है, कितने तरीके से मैनेज करना है चीजों को। डेली मैं कहता हूँ आप लोग डेली कोचिंग आओ, छोटे मोटे बहाने इग्नोर करो अभी थोड़े दिन के लिए, क्योंकि आपको बेटा नीट मैंने कहा था 1 साल मेहनत कर लो। मैंने सुन लो 1 साल मेहनत कर लो, और उसके बाद आप लोग कुछ भी करना आपकी लाइफ होगी, लेकिन 1 साल तक आप लोग बहुत मेहनत करो। हो गया क्या? मैं उठने लगे अपने आप को, चलो क्या